नमस्कार दोस्तों, 2 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज़ डिस्कशन न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए पहली न्यूज़, इंडियाज परसेंटेज CO2 एमिशंस रोज फास्टर देन द वर्ल्ड एवरेज। देखिए 2016-19 में कितने ग्लोबल CO2 के एमिशंस हुए हैं उसकी रिपोर्ट निकल के आई है। इंडिया का जो CO2 एमिशन है, जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है CO2 एमिशंस की, वो 2016-19 में उस रेट पे नहीं हुआ है जिस रेट पे 2011-15 में हुआ था। यानी 2011-15 के टाइम पीरियड में जो ईयरली ग्रोथ थी CO2 एमिशंस की इंडिया की, उसके रिस्पेक्ट में 2016-19 की जो ग्रोथ है इंडिया की वो कम है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की 2016-19 में CO2 एमिशंस की ग्रोथ वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है। वर्ल्ड एवरेज ग्रोथ कितनी है CO2 एमिशन की? 0.7%। फिर अगर आप बात करो तो 2016 से 19 के टाइम पीरियड में चाइना के जो एमिशंस है वो 0.4% से बढ़े हैं प्रति साल, लेकिन यूएस के जो एमिशंस है वो 0.7% से घटे हैं हर साल। अब अगर आपको बेसिक करंट अफेयर्स की भी हल्की फुल्की जानकारी है तो आपको पता होगा कि इंडिया तीसरे नंबर का सबसे बड़ा एमिटर है। नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे यूएसए है, नंबर 3 पे इंडिया है। चाइना की जो ग्रोथ है एमिशंस में वो 0.4% बढ़ी है, यूएसए के 0.7% घटी है। बट 0.7 घटने के बाद भी यूएसए के जो टोटल ओवरऑल एमिशंस हैं वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए फॉर केस, हम 2018 की बात लेते हैं तो 2018 में चाइना ने एमिट किया 10 बिलियन टन्स ऑफ CO2, यूएस ने एमिट किया 5.41 बिलियन टन्स ऑफ CO2 और इंडिया ने एमिट किया 2.65 बिलियन टन्स ऑफ CO2। अभी 10 बिलियन टन CO2 में 0.4% बहुत ज़्यादा हो जाता है और इंडिया का 2.65 बिलियन टन्स आप कह सकते हो कि चाइना और ओवरऑल यूएसए के बिलियन टन से बहुत ज़्यादा कम है। फास्ट फॉरवर्ड टू 2020 में आ गया पैंडमिक, इकोनॉमिक ग्रोथ रुकनी थी और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ एमिशंस भी कम होने थे। तो इंडिया के एमिशंस कितना गिरे? 9.7% गिरे। वर्ल्ड के एमिशंस कितना गिरे? 9.6% गिरे। ओके, ये जो एमिशंस का डाटा है, इतने बिलियन टन, इतना परसेंट, ये कहाँ से आ रहा है? ये कंट्रीज ही प्रोवाइड करती हैं। तो यूएस, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हम सब लोग प्रोवाइड करते हैं किसको? इंटरनेशनल बॉडीज़ को, कि ये भाई हमारे यहाँ से इतना एमिशन हुआ, हमारे यहाँ से इतना एमिशन हुआ। अब ये सब डाटा अभी क्यों रिलीज़ किया जा रहा है? देखिए ग्लोबल स्टॉक टेक होने वाला है और हम ये बात करने वाले हैं कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 के टारगेट्स को हम मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता होगा कि यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट होने वाली है ग्लासगो, स्कॉटलैंड में लेटर दिस ईयर, और वहाँ पे बातचीत होगी कि भाई एमिशंस में हमने क्या क्या अचीव किया है। अगर आप बात करो 2016 से 2019 के टाइम पीरियड को, तो एमिशन 64 कंट्रीज में घटे हैं और 150 कंट्रीज में बढ़े हैं। ओवरऑल पर ईयर जो CO2 का एमिशन है 2016 से 2019 में वो 0.21 बिलियन टन से बढ़ा है। ठीक है, तो 2016 से लेके 2019 के टाइम पीरियड में प्रति ईयर 0.21 बिलियन टन ऑफ जो CO2 के एमिशंस हैं वो बढ़े हैं व्हेन कंपेयर टू 2011-15। फिर 2020 की बात की जाए तो भाई लॉकडाउन लग गया, कोविड-19 का पैंडमिक आ गया, ग्लोबल एमिशंस कम हुए 2.6 बिलियन टन से। 2019 में जो एमिशंस थे उससे 7% नीचे। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ, कहीं ना कहीं एक पॉज बटन लगा क्लाइमेट चेंज में। बट बात यह है कि लॉकडाउन एक सस्टेनेबल तरीका नहीं है क्लाइमेट क्राइसिस के साथ डील करने का, ना ही एक डिज़ायरेबल सॉल्यूशन है। लॉकडाउन एक इमरजेंसी मेजर था और इमरजेंसी मेजर को आप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं लगा सकते। आप अगर यूएसए और ब्राज़ील जैसी कंट्रीज़ को देखिए तो वहाँ पे उनके प्रेसिडेंट्स ने लॉकडाउन को लगाने में देरी कर दी। इनफैक्ट अगर आप इंग्लैंड की भी बात करो तो लॉकडाउन लगने में देरी हो गई और अब बाद में वहाँ पे कोरोना वायरस बहुत फैला। तो बेसिकली दुनिया भर की सरकारें जल्दी लॉकडाउन नहीं लगाना चाहती हैं क्योंकि लॉकडाउन के चलते इकोनॉमी को भाई बहुत भयंकर नुकसान होता है। तो हमें एक सस्टेनेबल तरीका ढूंढना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हम लोग, आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकली सॉल्यूशंस ढूंढ सकें। फिर अगर बात करें तो थ्रू आउट द 2020s आप देख सकते हो कि CO2 प्रति ईयर 1 से 2 बिलियन टन कम होना चाहिए। अगर हमने जो UN पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में टारगेट बनाया है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं बढ़ने देंगे टेम्परेचर को और कोशिश करेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहे, इस टारगेट को पूरा करने के लिए
2020 ये पूरा 2020, 21, 22, 23 हर साल 1 से 2 बिलियन टन ऑफ CO2 एमिशन कम होने चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये कम होते होंगे, ये नज़र नहीं आ रहे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से आज तक ऑलरेडी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ चुका है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला गया टेम्परेचर, तो ऐसी ऐसी चीज़ें होने शुरू हो जाएंगी जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं करी हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में जनरल इश्यूज ऑफ इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज में चीज़ आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। जो लोग ज्वाइन बटन दबा के हेल्प करते हैं उनसे मुझे काफ़ी मदद मिलती है। मैं काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ कि कुछ आप लोगों के लिए करें। देखिए, मैं कोशिश तो करता हूँ कि मैं एक्स्ट्रा वीडियो बनाऊँ, बट जितनी वीडियोस मैं प्रेजेंटली बना रहा हूँ उसी में मेरे गले की हालत ख़राब है। तो जैसे तैसे करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपका कोर्स सिलेबस ख़त्म करवा दूँ। आप ज्वाइन बटन दबाते हो तो उससे मेरी काफ़ी हेल्प हो जाती है। मैं कोशिश करूँगा कि अपने मेंबर्स के डाउट्स को अपने लाइव सेशंस के थ्रू सॉल्व करूँ। कुछ ऐसा मैं सोच रहा हूँ, टाइम नहीं मिल रहा है तो रियली मेरे को माफ़ करिए। इसके लिए मैं जल्दी कुछ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। तो ज्वाइन बटन दबा के मदद करिए। अगर कर सकते हैं तो इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, आपकी जर्नी डॉट्स को दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की PDF के लिए, और लाइक और शेयर तो करिए ही अगर आप ज्वाइन नहीं दबा सकते तो। नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट टू फॉर्म सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग। देखिए, यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने रिसेंटली क्या बोला। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कोलैबोरेट करेगी किसके साथ? IIT बॉम्बे के साथ, और इसके साथ बनाएगी क्या मिलके? एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन बनाया जाएगा गेमिंग में और उससे रिलेटेड एरियाज में। एक वर्चुअल एग्जीबिशन और प्राइस अनाउंसमेंट के दौरान, ठीक है ना, खेल खेल में एक पैन महाराष्ट्र टॉय और गेम डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस खेल खेल जो कि पैन महाराष्ट्र टॉय और गेम डिज़ाइन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी की वर्चुअल एग्जीबिशन और प्राइस अनाउंसमेंट हो रहा था, और उसी के समय पे ये सारे अनाउंसमेंट किए हैं हमारे इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर साहब ने। फिर ये भी बोला गया प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा कि जल्दी ही IITs VFX, गेमिंग और एनिमेशन से रिलेटेड कोर्सेज को शुरू करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि भाई आजकल जो गेम्स खेले जाते हैं मोबाइल पे, गैजेट्स पे, कहीं ना कहीं देखा गया कि वो वायलेंट है, एक्सप्लिसिट है, बच्चों के दिमाग को अफेक्ट करते हैं, जिसमें से PUBG सिर्फ एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे मिनिस्टर साहब ने एक बात बहुत अच्छी बोली कि PUBG गेम में गलतियाँ निकालना सही नहीं है। ज़रूरी ये है कि इंडिया अपने खुद के गेम्स और ऐप्स को डेवलप करे अंडर मेक इन इंडिया, और हम अपने गेम्स और ऐप्स को इस प्रकार से डेवलप करें कि पूरी दुनिया में इंडिया के बनाए गए हुए जो गेम्स हैं वो खेले जाएं। तो और इन गेम्स को कहीं ना कहीं इंडिया की कल्चरल एथोस के साथ भी जोड़ा जाए। अब ये सब बातें कहनी तो आसान है, बट PUBG जैसे इतने फेमस गेमों को बना के पूरी दुनिया में फैलाना, पूरी दुनिया छोड़ो, पहले इंडिया में ही उनको पॉपुलर करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर आप PUBG गेम की बात करो तो इंडिया में बहुत फैंस हैं PUBG के। मेरा एक दोस्त है, वो PUBG को बहुत मिस करता है, PUBG बैन हो गया है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं लोगों की रिक्वायरमेंट क्वालिटी गेम्स की है, वो क्वालिटी गेम्स आप पहले उनको अवेलेबल करवाओ, वो ज़रूरी है। फिर ये बोला जा रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री है 2019 में 1.1 बिलियन डॉलर्स की थी, 2022 में 2.8 बिलियन डॉलर्स पे पहुंच जाएगी। 40% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है यहाँ पे। फिर अगर आप बात करो तो ये गेमिंग इंडस्ट्री इसलिए बढ़ रही है क्योंकि स्मार्टफोन्स का एक्सेस बढ़ रहा है, डाटा ठीक ठाक आप कह सकते हो दामों पे दुनिया भर में अब लोगों को मिल रहा है, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है तो स्मार्टफोन्स और इस डाटा को अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप बात करो इंडिया में ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी कौन सी है, तो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है। इंडिया टॉप 5 मोबाइल गेमिंग मार्केट्स में आता है। ग्लोबल मार्केट शेयर का 13% कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है। तो अगर इंडिया में कोई गेम डेवलप होता है और इंडिया में फेमस होता है तो काफ़ी चांसेस हैं कि वो पूरी दुनिया में भी फैल जाएगा। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी में ये पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट इन नागालैंड। देखिए, नागालैंड के कुछ विलेजेस कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले उनकी सोसाइटी में एक ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एग्जिस्ट करता था, उस ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को वो लोग फिर से जिंदा करें, फिर से लेके आए। होता क्या था कि पहले नागा कस्टमरी लॉज में अगर कोई गलत काम करता था तो उसके लिए एक पनिशमेंट रखा जाता था। सोशल ऑफेंडर्स के लिए पनिशमेंट, एक ट्रायंगुलर केज बनाई जाती थी और वो केज वहीं के एक इंडिजीनियस ट्री से बनाई जाती थी। इस इंडिजीनियस ट्री की एक खास बात है कि ये आपके बॉडी में खुजली करता है। ओके, इस ट्री का नाम भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, जो लोग भी गलती करते थे उनको ह्यूमिलिएट करने का भी ये तरीका था और उनको सजा देने का भी ये तरीका था। ये जो इची केजेस हैं, जो खुजली वाली केजेस हैं,
इनको नागामीज लैंग्वेज में कहा जाता है खुजली घर, और अलग अलग जो नागा कम्युनिटी की लैंग्वेजेस उनमें अलग अलग इनको नाम दिए गए हैं। आओज एक मेजर ट्राइब है नागालैंड की, वो इसको क्या बोलती है, शिकी बोलती है, फ्लैश हाउस। तो पहले यानी कि जब जेल वगैरह आने से पहले, लॉकअप आने से पहले, इस प्रकार का पनिशमेंट नागालैंड में काफ़ी फेमस था। तो जो लोग चोरी करते थे, जो लोग ड्रग एडिक्ट होते थे, उन लोगों को इस प्रकार का पनिशमेंट दिया जाता था। तो ये जो केज थी, इसको विलेज के बिल्कुल सेंट्रल स्पॉट पर रखा जाता था। वहाँ पे एक आदमी को बंद कर दिया जाता था और सारे पब्लिक व्यू के सामने इस प्रकार की सज़ा दी जाती थी। यहाँ पे जिस पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है मसांग फोंग। मसांग फोंग एक लोकल ट्री है। इस लोकल ट्री को लोग जल्दी नहीं छूते हैं, क्यों? क्योंकि इससे इरिटेशन होती है, खुजली होती है। तो वैसे तो ये पाम में खुजली नहीं करता है, लेकिन जो लोग भी इस ट्री को काट के ये केज बनाते हैं, उनसे स्पेशली बोला जाता है कि आप केयरफुल रहो, क्योंकि अगर ये लकड़ी आपके हाथों में लग गई तो आपको खुजली होने लगेगी। इस प्रिकली केज में नॉर्मली एक ऑफेंडर को बंद किया जाता है, जो ज़्यादातर केसेस में एक मेल होता है। काफ़ी कम जगह होती है तो वो ज़्यादा मूव नहीं कर पाता है। उसकी सज़ा के हिसाब से उसको बंद किया जाता है इस केज में। तो भैया छोटी सज़ा है तो 24 घंटे के लिए बंद करेंगे, बड़ी सज़ा तो हो सकता है कि 1 हफ्ते के ज़्यादा के लिए बंद किया जाए। समय समय पे इसको खाना पहुंचा देते हैं इसके रिलेटिव्स, और बाथरूम टॉयलेट करने के लिए भी इसको समय समय पे छोड़ा जाता है। इस प्रकार के जो खुजली गर्स हैं वो पहले की नागा सोसाइटी में काफ़ी कॉमन हुआ करते थे, लेकिन बाद में पुलिस लॉकअप का सिस्टम आ गया और पुलिस लॉकअप के सिस्टम के बाद इस प्रकार की खुजली भर बंद कर दिए गए। कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार के खुजली घर हैं और कुछ और फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज के साथ भी वायलेट करने लगे, इसलिए भी उनको बंद कर दिया गया। अगर आप बात करो, एक सोसाइटी है इंडिजीनस कल्चरल सोसाइटी, जिसके फाउंडर हैं आपके कौन है, शैटो चिसी। ठीक है, क्या बोलना, ये जो इंडिजीनस कल्चरल सोसाइटी है, ये केवल एक ऐसी सोसाइटी है पूरे नॉर्थ ईस्ट में जो कि यूनेस्को के साथ एफिलिएटेड है। ये जो इंडिजीनस कल्चरल सोसाइटी है आपकी नॉर्थ ईस्ट की, ये क्या करती है, इट कोडिफाइज द कस्टमरी लॉस, ठीक है ना, और इस कस्टमरी लॉस को इंडिया के जो पीनल कोड के लॉज है उनके साथ कोडिफाई करके, उनके साथ मैच करके, इस प्रकार के नागा कस्टमरी लॉस को यहाँ पे प्रॉपर लीगल सैंक्शन दी जाती है, जो कि हमारे देश के संविधान के एथोस को भी वॉलेट ना करें और ओवरऑल नागा को अपनी इंटरनल ऑटोनॉमी भी मिल जाए। ठीक है, आगे बात की जाए नागा के कस्टमरी लॉ, नागा के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो यहाँ पे एक आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 371 क्लॉज ए। ये क्या बोलता है? आर्टिकल 371 क्लॉज ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट गारंटीज द प्रिजर्वेशन ऑफ नागा कस्टमरी लॉ। ठीक है भाई, यहाँ पे जो राज्य की सरकार है वो नागा के जो कस्टमरी कोर्ट्स हैं विलेजेस में, टाउन्स में, उनको पैसा देता है। नागा के जो कस्टमरी लॉज हैं वो लैंड लिटिगेशन, मनी लैंडिंग और मैरिटल डिस्प्यूट्स में बहुत काम के हैं, क्योंकि जो हमारी ट्रेडिशनल जुडिशरी है उसमें केसेस बहुत लंबे समय तक खींचते हैं, बट नागा के जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स है ना, यहाँ पे केसेस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, चीज़ों के सॉल्यूशन जल्दी निकल आते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज और कल्चर में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं आरबीआई स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो अपनी स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट रिलीज की है, यहाँ पे फरवरी 2020 में कितना पेट्रोल बेचा गया और कितना डीजल बेचा गया इसके बारे में बात की गई है। क्या बोला गया है कि इंडियन स्टेट रिफाइनर्स डेली गैसोलीन सेल्स इन फरवरी 2021 हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.5% फ्रॉम द ईयर 2020। फरवरी 2020 के रिस्पेक्ट में अगर आप फरवरी 2021 के गैसोलीन सेल्स की बात करोगे तो आप देखोगे कि केवल 1.5% का इंक्रीज हुआ। अगर आप डीजल सेल की बात करो तो जो हमारे स्टेट रिफाइनर्स हैं, अब आप बोलोगे भाई स्टेट रिफाइनर्स कौन कौन से हैं, तो भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। और मैं आपको बता दूं कि भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इंडिया के जितने भी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स हैं, जो पेट्रोल पंप आपको नजर आते हैं, 90% जो है ये वो इन्हीं के हैं। ठीक है भाई, तो भाई जो स्टेट रिफाइनर्स की डेली डीजल सेल्स हैं फरवरी 2021 की, वो डेली डीजल सेल्स 5.3% से गिरी हैं, और डीजल सेल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये आपको पता ही है, हमारे देश में जितना भी रिफाइंड फ्यूल सेल होता है उसमें 40% तो डीजल ही बिकता है, और 3 महीनों में ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है।
गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल के जो दाम गिरने की वजह है, वो सीधी सीधी दाम बढ़ने की वजह है, वो सीधी सीधी पहली बात तो ये है कि ग्लोबल मार्केट्स में दाम बढ़ रहे हैं। पैंडेमिक के समय पे पेट्रोल के दाम बहुत नीचे चले गए थे, डिमांड गिर गई थी और सरकार ने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि दाम तो वापस बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के, लेकिन सरकार टैक्स कम नहीं कर रही है। ओवरऑल जो गैसोलीन पेट्रोल बिक रहा है उसमें 61% तो सरकारी टैक्सेस हैं और जो ओवरऑल डीजल बिक रहा है उसमें 56% सरकारी टैक्सेस हैं। ठीक है, 2.22 मिलियन टन्स गैसोलीन बेचा गया है फरवरी 2021 में और 5.81 मिलियन टन्स डीजल बेचा गया है। तो भाई यहाँ पे या तो इंटरनेशनल दाम कम होते हैं, अभी इंटरनेशनल दाम स्टेबलाइज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं है क्रूड ऑयल, स्टेबलाइज हो रहे हैं पेंडेमिक के रिस्पेक्ट में, लेकिन सरकार अपने टैक्सेस कम नहीं कर रही है, जिसके चलते डीजल पेट्रोल कम बिक रहा है। और यहाँ पे आरबीआई का ये बोलना है कि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम इतने ज़्यादा रहेंगे तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि आरबीआई अपनी अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं लेके आ पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन तो यहाँ पे फ्यूल प्राइसेस से ही बढ़ रहा है। एक मैंने वीडियो बना रखी है, रीजंस फॉर हाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया। इस वीडियो में मैंने दिल्ली में एक दिन में जो भी पेट्रोल के दाम थे पूरे कैलकुलेशन के साथ आपको बताया कि कैसे स्टेट के टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है, कैसे सेंट्रल के टैक्सेस को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी डीजल और पेट्रोल पर टैक्सेस लगाते हैं पूरे देश में एक ही होता है, लेकिन राज्य की सरकारें अलग अलग वैल्यू एडेड टैक्स लगाती हैं पेट्रोल और डीजल पे। तो इसीलिए आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख लीजिए आके, रीजंस फॉर हाई पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस इन इंडिया। पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी आपको इससे आइडिया लग जाएगा चीज़ें कैसे काम करती हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज़, भैया एचपी ने पहला आप कह सकते हो कि लैपटॉप बना दिया है ओशन के प्लास्टिक वेव को इस्तेमाल करके। तो कंप्यूटर मेकर एचपी हैज़ डेवलप्ड इज फर्स्ट एवर कंज्यूमर पीसी विद प्लास्टिक वेस्ट फ्रॉम द ओशन। ओशन से प्लास्टिक वेस्ट निकाला और कंप्यूटर बना दिया। ठीक है भाई, तो पेविलियन 13, पेविलियन 14, पेविलियन 15 ये ओशन बाउंड प्लास्टिक से बनाया हुआ है। ठीक है ना भाई, इससे कंपनी ने एस्टिमेट किया है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अगर हम ये प्लास्टिक्स इस्तेमाल करते हैं तो ओशन और लैंडफिल से 92,000 जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल है वो बाहर निकल सकती हैं। फिर यहाँ पे एचपी कंपनी ये भी बोल रही है कि लैपटॉप्स को स्टोर करने के लिए जो आउटर बॉक्सेस बनाए जाते हैं, जो फाइबर कुशन बनाए जाते हैं, उसको भी 100% रिसाइक्लेबल मटेरियल से बना रहे हैं ये लोग। फिर एचपी ने अपने प्रोडक्ट्स को पॉपुलराइज करने के लिए ये और बोला है कि जो पेविलियन पीसीज में जो वाईफाई दिया जा रहा है वो वाईफाई 4 गुना तेज़ होगा नॉर्मल वाईफाई से और इसकी 75% लेटेंसी कम होगी। 75% कम लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि लैपटॉप का लेटेंसी क्या होती है? लेटेंसी ये होती है दोस्तों कि मान लीजिए आपने किसी चीज़ को कमांड दी और कमांड का रिस्पॉन्स आया, तो कंप्यूटर में आपने कोई बटन दबाई, मान लीजिए आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, नेटफ्लिक्स इंस्टॉल किया, नेटफ्लिक्स पे आपने क्लिक किया कि वो ओपन हो जाए, तो आपने नेटफ्लिक्स क्लिक किया और फिर वो ओपन हुआ। तो ये जो डिले है ना कि आपने कमांड दी और वो कमांड एग्जीक्यूट हुई, इस डिले को लेटेंसी बोलते हैं। जितना कम लेटेंसी होगी उतना ही फास्ट वो सिस्टम माना जाएगा। तो एचपी यहाँ पे बोल रहा है कि लेटेंसी 75% कम है। प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात की जाए तो भैया प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स किसी भी प्रकार का, बॉटल, बैग, माइक्रो ब्रीड्स अगर इन्वायरमेंट में पहुंच जाता है तो इसको आप बोलते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ह्यूमंस, सबको ये अफेक्ट करता है। अगर आप इसको 3 साइजेस में बांटो तो माइक्रो डेब्रिस, मीजो डेब्रिस, मैक्रो डेब्रिस। प्लास्टिक पॉल्यूशन लैंड, वाटरवेज, ओशन सबको एस्टिमेट करता है। ये एस्टिमेट किया गया कि हर साल कोस्टल कम्युनिटीज़ के द्वारा 1.1 टू 8.8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट ओशंस में एंट्री मारता है। अगर आप बात करो तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और मैरीन ऑर्गेनिजम्स दोनों अफेक्ट होते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन से। खासकर मरीन एनिमल्स जो कि ये प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स फंस जाते हैं इनमें, ये लोग प्लास्टिक और वेस्ट को खा जाते हैं। जो प्लास्टिक्स के अंदर केमिकल्स होता है वो एक्सपोज हो जाते हैं मेरीन एनिमल्स और आदमी उससे। सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिया है कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स को रोकने के लिए? तो अक्टूबर 2019 में सरकार ने डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स को इंडिया में बैन कर दिया जाएगा, रिसाइकिल किया जाएगा, रीयूज़ किया जाएगा प्लास्टिक्स को। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन में ये चीज़ आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं स्टडी ऑन स्नो लियोपार्ड इन हिमाचल प्रदेश। देखिए, रिसेंटली एक स्टडी हुई है ताकि इस स्नो लियोपार्ड का साइंटिफिक इन्यूमरेशन किया जाए।
हिमाचल प्रदेश के हाई एल्टीट्यूड और हिली टेरिबेन में ऐसा बोला गया है कि 73 तक स्नो लियोपार्ड्स पाए जा सकते हैं, जिनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया। अगर आप बात करो तो ये जो स्नो लियोपार्ड है वो हायर हिमालयन और ट्रांस हिमालयन लैंडस्केप में मिलता है 5 स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये स्नो लियोपार्ड का हैबिटेट है वो कहाँ कहाँ तक फैला है, तो लाहौल स्पीति और किन्नूर की डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। फिर ये शिमला, कुल्लू, चंबा, कंगरा हर जगह पर पाए जाते हैं। खासकर ये इन इलाकों में ज़्यादा पाए जाते हैं जो कि थोड़े रिमोट हैं, जिनकी एक्सेसिबिलिटी विंटर के दौरान और कम हो जाती है। इंडिया में स्नो लियोपार्ड की कंजर्वेशन के लिए ऑलरेडी प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड चल रहा है। इंडिया ग्लोबल स्नो लियोपार्ड और इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का भी पार्ट है सिंस 2013। तो स्नो लियोपार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के पास कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं। 3 बड़े लैंडस्केप्स को आइडेंटिफाई किया है इंडिया ने स्नो लियोपार्ड की कंजर्वेशन के लिए। एक है हेमीस स्पीति अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, दूसरा है नंदा देवी अक्रॉस गंगोत्री इन उत्तराखंड, तीसरा है खानजोंगदा और तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड 2009 में लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच टू कंजर्व स्नो लियोपार्ड्स। प्रोटेक्शन की बात की जाए तो स्नो लियोपार्ड्स को कैटेगराइज किया गया है वल्नरेबल बाय इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और ये शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इन्वॉल्व है। अगर आप स्नो लियोपार्ड की बात करो तो इनको अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स में लिस्ट किया गया है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज और कन्वेंशनल ऑन माइग्रेटरी स्पेशीज में भी इनको इंक्लूड किया गया है। मतलब हाईएस्ट कंजर्वेशन दिया गया है स्नो लियोपार्ड को इंडिया में भी और पूरी दुनिया में भी। कंजर्वेशन एफर्ट्स में प्रोजेक्ट स्नो लियोपार्ड की तो हमने बात कर ली। एक और कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है सिक्योर हिमालय, जो कि सीधे सीधे स्नो लियोपार्ड से एसोसिएटेड नहीं है बट इनडायरेक्टली उसके कॉज को प्रमोट करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और यूएनडीपी ने मिलकर कंजर्वेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी के लिए प्रोग्राम चलाया जिसका नाम है सिक्योर हिमालय। इस सिक्योर हिमालय का टारगेट क्या है कि भाई हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी को तो कंजर्व करेंगे ही, और जो लोकल कम्युनिटीज़ रहती है ना हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी में, इनका डिपेंडेंस नेचुरल इकोसिस्टम पे कम करेंगे। क्योंकि जो लोकल लेवल पे कम्युनिटीज़ है वो अगर नेचुरल इकोसिस्टम पे कम डिपेंडेंट होंगी तो जानवरों के साथ और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ कम छेड़छाड़ होगी, तो ऑटोमेटिकली जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व होगी। ये जो प्रोजेक्ट है ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम सब में एक्टिव है और इन चारों जगहों पे स्नो लियोपार्ड पाए जाते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी दोनों में पर्टिकुलर न्यूज़ आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट सीखने को मिला होगा। तो अपने व्यू पॉइंट्स नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर करें। काफ़ी मेहनत लगती है इन वीडियोज़ को बनाने में। पिछले कुछ दिनों से वीडियोज़ थोड़ी धीमी पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं जल्द ही वापस अपने प्रॉपर टारगेट पे आके आपके लिए और वीडियोस रेगुलरली अवेलेबल कराता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।